मेरा नाम दूर है। मेरे ताया का बेटा जब मुझसे उम्र में 6 साल बड़ा था, आज जब मेरी रुखसी हुई तो मैं रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। वो मेरी तरफ देख हंसता रहा। जब हम अलग अलग सो गए तो आधी रात को वो चीखा तो मैं डर गई। देखा तो तेरे संग 11 किस नंबर 6। बाहर तो वो नॉर्मल बैठी सामा का इंतजार कर रही थी, मगर अंदर से दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कुछ ही देर में सामा कमरे में दाखिल हुआ तो हाले के हाथ में पकड़े क्लच पे गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो कमरा लॉक करते उसी तरह बड़ा था जो घूंघट निकाले बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। ये तुम आज क्या सारा दिन क्या बेवकूफियां करती रही हो? तुम्हारे रिएक्शन से तो लोग ये समझे होंगे ना कि ये शादी गन पॉइंट पे की जा रही है। हाले को उससे कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं थी, मगर फिर भी उसकी ये बातें सुन के उसका खुशारे खून बुलंद हुआ था। उसने एक झटके से घूंघट उल्टाया था और उसे देख के एक पल्लू सामा का दिल धड़का था, मगर अपने दिल को नजरअंदाज करते उसने चेहरे पर सख्त तासुरात ही सजाए रखे थे। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसी बातें भी करता है और अपनी दुल्हनों की शान में कसदे पड़ते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। एक आप है, आज भी जली कट्टी सुना के मेरा दिल जला रहे हैं। गुस्से में वो जो मुंह में आया बोलती चली गई। उसके अंदाज पे सामा ने स्टाइलिश अंदाज में आईब्रो उचकाया था। मैं तो तैयार हूँ तारीफ करने के लिए, तुम अपना बताओ बर्दाश्त कर लोगी? दोनों हाथ उसके इतराफ टिकाते हल्का सा उसकी तरफ झुक के सामा ने गंभीर लहजे में कहा। तो हाले के लम्हों में बत्ती गुल हुई थी। बस सो गई। हवा टाइट उसकी लर्जती पलकों पे नजर जमाए सरगोशी से कहा गया था। और हालांकि पहले से ही दिल में उधम मचाती धड़कनें मजीद तेज हुई और जुबान तो जैसे तालों से चिपक गई थी। उसे कुछ पल यूं ही देखने के बाद समा गहरी सांस भरते पीछे हुआ था। देखा नहीं बर्दाश्त कर पाओगी, इसलिए तारीफ को किसी अच्छे वक्त के लिए उठा रखूं, सामा ने कहा। मगर हाले ने जुबान खोलना तो दूर की बात, उसे नजर उठा के भी उसे नहीं देखा था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ अचानक हुआ है, ना तुम कुछ कबूल कर पा रही हो ना मैं। इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस रिश्ते और खुद को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि हम आसानी से एडजस्ट हो सकें। उसकी बातों के दौरान हाले बस हाथों को ही घूरती रही थी। जब एडजस्ट हो जाएंगे तो तारीफ भी कर दिया करूंगा, समझ ने कहते हुए मुस्कुराहट दबाई तो हाले ने सर उठाकर उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। ये मुझे घूरना बंद करो और आज बारात वलीमा इकट्ठा ही हो गए हैं तो बस कल का दिन रेस्ट करो, थकन उतारो और परसों से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करो। वैसे भी ईद की छुट्टियां बस होने ही वाली हैं, तो इतने दिन यूनिवर्सिटी ना जाके एवं वक्त क्यों जाया करना। सामा अपनी बात खत्म करते उठ खड़ा हुआ, जबकि उसकी बातों पे हाले का मुंह एक दफा फिर खुल चुका था। हाँ, ये तुम्हारी मुंह दिखाई वो याद आने पे पलटा और जेब से एक केस निकालते हाले की तरफ बढ़ाया था। उसके तासुरात देख के सामा का दिल कहका लगाने को चाहा, मगर अपने चेहरे पर संजीदगी का लबादा उड़ाए ही केस उसके तरफ बढ़ाया और खुद कबर्ड से कपड़े निकालते वॉशरूम में चला गया था, सारा मूड खराब करके। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। हाले ने उसकी नकल उतारी और बेदिली से केस खोला जिसमें खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। इस पे बस एक नजर डालते हाले ने किस बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर ही हो गई। सामा के चेंज करने के आने तक वो ज्वेलरी वगैरह उतार चुकी थी। उसकी वॉशरूम से बाहर आते उस पे एक निगाह डाले बगैर वो अपने कपड़े निकालते जो सुबह ही रहीला बेगम सेट करके गई थी निकालते वॉशरूम में घुस गई थी। सामा और उसकी पुश्त पे एक गहरी नजर डालते उसने बालों में ब्रश किया और बेड पे जाकर लेट गया। हाले चेंज करके कमरे की लाइट्स ऑफ करते झिझकते हुए दूसरी साइड पर लेट गई और दोनों अपनी अपनी सोचों में डूबे नींद की वादियों में उतर गए थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि हाले की आंख अजीब सी आवाज से खुली थी। उसे न समझी से इधर उधर देखा, मगर जो ही उसका जहन बेदार हुआ तो उसे समझ आई कि वो सामा के बुड़बुड़ाने की आवाज थी। हाले ने उलझते हुए अपनी साइड का लैंप ऑन किया और फिर उसकी साइड झुक झुकते दूसरा लैंप भी ऑन किया, जिससे रूम में काफी रोशनी हो गई थी। उस रोशनी में हाले ने सामा को देखा जो बगैर शर्ट के पसीने में तितर बितर हुए सर को इधर उधर झटक रहा था और साथ ही कुछ बुड़बुड़ा रहा था। हालांकि होंठों के पास अपना कान करते सुनने लगी कि वो क्या कह रहा है। डैडा डैडा मुझे छोड़ के मत जाए डैडा, प्लीज डैडा। उसके अल्फाज बा मुश्किल सुनते हाले ने हमदर्दी और फिक्र के मिले जुले तासरात लिए उसे देखा था, जिसकी आंखों से अब आंसू भी निकल रहे थे। इस मगरूर अकड़ू को यूं देखकर न जाने उसके दिल को क्यों बुरा लगा और उसने सामा के कंधे पे हाथ रखते उसे झंझोड़ के ख्वाब से निकालना चाहा था। सामा उसे पूरी कुव्वत से झंझोड़ते हाले ने उसका नाम भी पुकारा था, जिसकी खातिर ख्वाह असर हुआ और सामा का बुड़बुड़ाना बंद हुआ।
और साथ ही आहिस्तगी से उसने आंखें खोली थी। हाले को हमेशा उन आंखों में रौब और गुस्सा दिखने की आदत थी। अब उन आंखों में आंसू हाले के बहुत बुरे लग रहे थे। समा के लम्हे गायबी दिमागी से हाले को देखता रहा। क्या हुआ, आप ठीक है ना? उसे यक तक अपनी तरफ देखते पाकर हाले सवाल किया तो सामा चौंक कर शोर की दुनिया में आया और अपने करीब झुक की हाले की तशवीश भरी नजरों से अपनी निगाहें चुराई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, सो जाओ तुम। सामा अपने चेहरे पर हाथ फेरते मुखालिफ सिम करवट ली और इंतहाई रूखे लहजे में कहा था, और वो अपना आप हाले के सामने अया हो जाने पर शर्मिंदगी का शिकार हो रहा था। सामा मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। उसके कंधे पे हाथ रखते हाले न जाने किस जज्बे के जेर असर बोल गई थी। उसकी बात में सामा चौंका था। वो ठीक कह रही थी, मगर वो अपना आप इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था। उससे वो हाले को चुप करवाना चाहता था। जानता था वो ऐसे ही चुप नहीं करेगी। सामा गहरा सांस भरते सीधा हुआ और हाले को अपने ऊपर झुकाते एक छोटी सी शरारत कर गया था। हाले उस अचानक हुई अफादत पे सुन ही रह गई थी। मोहतरमा, फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अगर आपको अपनी खैरियत मतलूब है तो चुप करके सो जाए, वरना। उसके कान में सरगोशी करते सामा ने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ी थी और उसकी गिरफ्त अपनी गिरफ्त भी ढीली की थी। उसकी अधूरी बात का मतलब समझते हाले तेजी से अपनी साइड पर आते ब्लैंकेट में छुप गई थी और उसकी पत्तियों पे सामा के लबों पर बुली बिस्टी मुस्कान आई थी, जिसे छुपाने की बजाय वो दोनों साइड से लैंप ऑफ करते खुद भी आंखें मूंद गया था। बदतमीज, बेशरम, बेहुदा। दूसरी तरफ हाले ने धड़कते दिल के साथ उसे दिए गए अलकाबाज से इजाफा किया था और अपनी हमदर्दी पे खुद को जी भर के कोसा था। उस रात के बाद हाले उससे नजरें चुरा रही थी, जबकि सामा नॉर्मल था और अपने कहे के मुताबिक शादी के तीसरे रोज ही हाले ने यूनिवर्सिटी और सामा ने पुलिस स्टेशन जाना शुरू कर दिया था। असमत बेगम ने मना करने की कोशिश की थी, मगर सामा ने इन्हें राजी कर लिया था। रहीला बेगम ने भी उसे किचन में सीट लिया था। वो आधा दिन यूनिवर्सिटी गुजारती, आधा किचन में राहिला बेगम के साथ, और 8 बजे लास्ट में बुक्स लेकर उसे सामा साहब के सर्विसेज हासिल करनी होती थी। शादी से 2-3 दिन बाद सामा और सैफ साहब बकरे भी ले आए थे। अगर हाले का दिमाग ज्यादा खराब होता तो वो उन बकरों के पास आके अपने दुख सुख कर लेती थी, जो कि गेट के साथ बंधे होते थे। आज रोज़ हज था और कल ईद थी। राहिला और असमत किचन का काम कर रही थी और हाले ने कल के लिए सबके लिए कपड़े प्रेस किए थे। सबके कपड़े उनके कमरों में पहुंचाने के बाद वो अपने और सामा के कपड़े लिए अपने कमरे में आई थी, जहां वो आज भी लैपटॉप पे जाने कौन से खजाने ढूंढ रहा था। ईद की शॉपिंग के बाद भी असमत बेगम के 10 दफा कहने पे उसे लेके गया था। हाले ने इनकार करना चाहा कि अभी तो शादी हुई है और बरी के सारे कपड़े नए हैं, मगर असमत बेगम का कहना था कि ये उसकी शादी की पहली ईद है तो सामा को लाजमी से शॉपिंग करवानी चाहिए। उसे यूं लैपटॉप के साथ लगे देखकर हाले का दबा गुस्सा फिर से आया था। न जाने क्यों उसका ये आम सा रवैया उसे जी भर के खटक रहा था। उसका दिल भर भर जा रहा था। खटके की आवाज पर सामा ने बस एक नजर उसे देखा और फिर उसे लैपटॉप पे झुक गया। खुद को यूं नजरअंदाज किए जाने पे हाले ने अपना सारा गुस्सा कबर्ड के दरवाजे पर निकाला और उसे निहायत जारहाना अंदाज में खोला और कपड़े हैंग किए। आज कहाँ गुम हो? कब से बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मगर तुम हो के किताबें समेत गायब हो। वो जो उसकी पहली बात पे खुश हुई थी, उसकी अगली बात पे उसके एसाब तने थे। आपकी इत्तला के लिए गर्ज है कि कल ईद है, बस इसी की तैयारियों में मसरूफ हूँ। उसके खफा खफा लहजे को महसूस करते सामा के लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी। जब से हाले उसकी लाइफ में आई थी, वो उसे ना चाहते हुए भी मुस्कुराने पे मजबूर कर रही थी, और सामा को अपनी ये तब्दीली अच्छी लग रही थी। पता नहीं कौन से शोर होते हैं जो अपनी बीवियों की तारीफों में कसदे पड़ते रहते हैं। एक मुझे मिला है नमूना, जिसका खड़ूसपन ही खत्म नहीं हो रहा और पढ़ाई के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। बेमकसद अलमारी में कपड़े इधर से उधर करते वो बुड़बुड़ा रही थी। कुछ कहा तुमने? उसका बुड़बुड़ाना महसूस करते सामा ने कहा, नहीं, शायद आपके कान बजे हैं। दांत पीस के कहते हाले ने दरवाजा कबर्ड का दरवाजा बंद किया और कमरे से निकल गई। कमरे से निकल के वो सीधा किचन में आई थी, जहां रहीला बेगम और असमत बेगम लगी हुई थी, और वो खामोशी से आके एक तरफ रखे स्टूल को खींचकर खामोशी से बैठ गई थी। ये नहीं किचन में आ गई हूँ तो कोई माँ और ताई की मदद ही करवा दूं। आके बैठ गई मेहरानी बन के। रहीला बेगम ने ये बात गलत वक्त पर कही थी। हाले जिसका दिल पहले ही जल रहा था मजीद जला था। आप सास दमाद एक टाइम टेबल सेट करके मुझे दे दें ताकि मुझे अच्छी तरह याद रहे कि मुझे कब क्या करना है। दिल के कहते हाले तन फन करती किचन से भी निकल गई और पीछे दोनों खवातीन खड़ी उसकी पुश्त की हैरत
से ही देखती रह गई थी। वो बाहर आई तो उसे लाउंज में सैफ साहब बैठे मिल गए और वो उनके साथ आकर बैठी और उनके कंधों पे सर रख लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सैफ साहब ने उसके सर पर हाथ मुस्कुरा के पूछा।